हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, जो भी इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं, कि हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें कि 11,000 से प्लस वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो आप सबको ये जानकारी होगी भी, आपने नोटिफिकेशंस को पढ़ा भी होगा। तो हम यहाँ पे बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो तैयारी अपनी कर रहे हो उस तैयारी को आप करते रहो, लेकिन तैयारी के साथ साथ जो अगर आप एक्स्ट्रा एज देना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्स्ट्रा एज आपको मिलता है बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपको एग्जाम का किस तरह का पैटर्न है आपको ये बात पता नहीं चलेगी। और जो प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, मतलब जो 2020 या 21 में जो सवाल पूछे गए हैं सीबीटी वन के, हम उन सवालों को यहाँ पे टैकल करेंगे और अच्छे अच्छे टेक्निक्स के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसको जा करके आप चैनल पे देख सकते हैं। आज ये सेकंड सेशन है, तो लेट्स बिगिन द सेशन बिना कोई भी समय जाया किए हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2, लेट्स बिगिन। और पेन और कॉपी लेके बैठे रहना, देखना कि तुम्हारा स्कोर कितना आता है, ठीक है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 100 और 200 के बीच में 12 से विभाजित होने वाले प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। बाइलिंगुअल क्लास होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है लैंग्वेज को लेकर के। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 12। कैसे करेंगे बेटा, देखो कॉन्सेप्ट और टेक्निक सारी बातें बताई जाएंगी, अच्छे तरीके से बातों को सुनना। 100 से लेकर के बेटा 200 के बीच में हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 12 से डिवाइड होते हैं, और उनका हमें योग पता करना है। कैसे पता करेंगे, 100 के बाद जो सबसे पहला नंबर है जो कि डिवाइड होगा 12 से, वो कौन सा होगा आपको ये पता होगा। तो हम बोल देंगे बेटा 108, ठीक है। 108 में 12 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम 12 जोड़ते जाएंगे। 200 के ठीक पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 12 से डिवाइड होता होगा। तो इसको पता कैसे करती है, लास्ट नंबर जो होता है, कई सारे बच्चे इसी में मात खा जाते हैं कि कैसे पता करना है। तो लास्ट नंबर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे पता करेंगे। आपको बेटा क्या करना है कि 200 जो लास्ट नंबर दिया है उसको आप डिवाइड करोगे किससे, 12 से, ठीक है, क्योंकि 12 से डिविजिबिलिटी हमको पता करना है। 12 से देखो कितना जाएगा, 12 वन जा 12, ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 80। फिर 12 8 जा कितना हो जाएगा बेटा, 12 8 जा 7, इट्स नॉट 12 8 जा 12 6 जा कितना हो जाएगा बेटा 72। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। तो आपको बस ये रिमाइंडर ध्यान देना है, जितना रिमाइंडर आ रहा है उसको आप माइनस कर देंगे किससे, इस नंबर से, डिविडेंड से, ठीक है। तो 200 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 192, यानी कि 192। तो यही हमारा वो लास्ट नंबर होगा 200 के ठीक पहले, जो कि 12 से डिवाइड होता हो। बात समझ में आया। तो लास्ट नंबर कैसे पता करते हैं ये तरीका हमने जान लिया, बस आपको रिमाइंडर को माइनस कर देना, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब हमें ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस में है, ये पूरा का पूरा जो है बेटा ये एपी में है। देख लो 12-12 का गैप सभी में है, सब में 12 का गैप है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने पड़ेंगे। कि वो कैसे पता होगा, आपको करना पड़ेगा कि nth टर्म को आप किसके बराबर कर देंगे, लास्ट टर्म के बराबर। किसके बराबर बेटा, लास्ट टर्म के बराबर कर देना है। ये बहुत ही सॉलिड फंडा है। अगर आपको nth टर्म मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो आप nth टर्म बराबर आप लास्ट टर्म कर दीजिए, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं सारी बात बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, मतलब लास्ट नंबर वो कितना है बेटा 192। ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो 108 लिख देते हैं। 108 प्लस
एन हमको पता नहीं है, पता करना है। और डी क्या होता है, अंतर। अंतर कितने का है, कॉमन डिफरेंस 12 का, इज इक्वल टू 192। ठीक, अब 192 है बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं, 108 को उधर ले जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। ये हो गया 12n माइनस 12 और 192 माइनस 108 कर देते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा बेटा। 12 में से 8 गया बेटा 4 और ये हो गया 8। ठीक है, 84। और ये अगेन 12n है, ये माइनस 12 को उधर अगेन भेज देते हैं, क्या हो जाएगा प्लस 12, तो दिस विल बी 96। तो 12n का वैल्यू अगर 96 हो गया तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कितने हैं, 8। क्लियर? अब ये एपी में है तो आपको एपी का फॉर्मूला बेटा पता होगा। अगर एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है तो उसमें सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो हम उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। बात समझ में आ रहा है? ये बेटा उसका शानदार सा फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये पता भी होगा, नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ए हो गया पहला टर्म, एल हो गया लास्ट टर्म। सीधे पुट करते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऊपर में स्पेस है। ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सम क्या हो जाएगा, एन कितना है 8, 8 बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ए कितना है 108 प्लस एल कितना है 192। इसको सॉल्व करके देखें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये सॉल्व करेंगे 8 और 2 10, 9 1 10, 1 1 2 3, मतलब 4 इंटू 300 दैट इज 1200 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस एक क्वेश्चन को सम निकालने के लिए इसके पीछे क्या क्या फंडे फॉलो हो रहे थे आपने देखा। हमें लास्ट टर्म निकालना पड़ा, हमें एनएस टर्म निकालना पड़ा, एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ा, एट लास्ट हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना पड़ा। तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए, तभी बेटा सिलेक्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, टाइम एंड वर्क का बेटा बहुत ही शानदार सा ये सवाल है। ए बी की तुलना में 6 गुनी क्षमता रखता है, 6 गुनी अधिक क्षमता रखता है। यदि ए किसी कार्य को करने में 28, ए नहीं यहाँ पे बेटा बी होगा। ठीक है, यदि बी किसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को कर पाएंगे। देखो एफिशिएंसी दिया है बेटा कि ए की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो बी की एफिशिएंसी से 6 गुनी है। मतलब क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये किसका रेशियो है बेटा, एफिशिएंसी का। किसका है, एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता। अब देखो और क्या बोला है कि बी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 28 डेज में। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे निकाल लेंगे वर्क। वर्क का आपको फॉर्मूला पता होगा, वर्क होता है बेटा एफिशिएंसी इनटू डेज। ई फॉर एफिशिएंसी और डी फॉर डेज, दिन। एफिशिएंसी बेटा कितना है, दिन किसका दिन दिया हुआ है, बी का दिन दिया है, तो बी का कितना दिन है बेटा 28। और जिसका हम दिन लिख रहे हैं उसी की एफिशिएंसी लिखेंगे, तो बी का अगर दिन लिख रहे हैं तो बी की एफिशिएंसी लिखेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसको बेटा हम कर देंगे 1। तो टोटल वर्क बेटा कितना आ गया हमारे पास 28, ये हमारे पास मिल गया बेटा टोटल वर्क। बात समझ में आया? अब उसके बाद हमको यही फंडा दोबारा लगाना है। हमें पता करना है कि जब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो डेज ऑफ ए एंड बी मतलब कि ए प्लस बी, तो यही फॉर्मूला तो यूज करना है, घुमा फिरा के फॉर्मूला एक ही है, वर्क बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क पता है बेटा कितना है, ये है 28। ठीक है, टोटल वर्क कितना है बेटा 28। और बाई एफिशिएंसी, अब हम ए और बी दोनों के लिए बात कर रहे हैं, जब दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी लिखेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी बेटा कितनी हो जाएगी, 6 + 1 कितना हो गया 7। मैं लिख भी दे रहा हूँ 6 + 1 यानी कि 28/7, मतलब कि आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 डेज। समझ में आया आपको? ये हो जाएगा इसका आंसर 4 डेज। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अपना स्कोर नोट करते रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें स्कोर कितना है। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर से जो जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ो तुम लोग। ठीक है, 80 दिन में कर सकते हैं। साथ में काम करते हुए यदि ए कार्य को 11 दिन पहले, बी 8 दिन पहले कार्य के समापन होने के पहले छोड़ देता है तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मतलब बेटा सिंपल सी बात है, ए 40 दिन में काम करता है, बी 60 दिन में और सी 80 दिन में। अगर तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहती है कि ए वाले जो भाई साहब हैं ये काम कंप्लीट होने के 11 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं, बी जो है काम को कंप्लीट होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब यहाँ से एक बात तय हुई कि सी एकमात्र एक ऐसा पर्सन है जो कि पूरा का पूरा समय काम किया है। ठीक है, तो पूछा है कि कितना समय लगेगा काम को पूरा होने में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटा कि एक्स डेज का समय लगेगा काम को पूरा होने में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब अपने को बेटा पता है एक बात कि टोटल वर्क जो होता है, क्या टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर आपको नहीं पता है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क बेटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक अब देखो वर्क आप क्या करो, यहाँ पे 1 डेज वर्क निकालो। ठीक है, ए 40 दिन काम कर रहा है तो ए का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/40। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो। उस तरह से बी का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/60। और उस तरह से सी का वर्क बेटा कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, अभी ध्यान सुनना। अब देखो टोटल वर्क, अगर ये क्या है, 1 दिन का काम है, लेकिन ए जो है कितने दिन तक काम कर रहा है। अगर x दिन तक टोटल काम हुआ है तो वो x में से 11 दिन कम काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 दिन का काम 1/40 हो गया, तो x माइनस 11 डेज का काम कितना हो जाएगा, x माइनस 11/40। ठीक उसी तरह से ये किसका हो गया, ये b का काम हो गया। बी कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 8 दिन पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8/60। और ये जो भाई साहब है, सी वाले भाई साहब है, ये तो पूरा ही काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, x/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा दूसरा फंडा मत लगाना बेटा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना रह गया है। 60, 40 और 80 का अगर एल्सियम लोगे तो एल्सियम कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, एल्सियम लेकर देख लेना। 40 से 6 बार में करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6x माइनस 66। ठीक है, 60 का 4 बार में करेंगे तो 240 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 32। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो 80 का कितने बार में करेंगे, 3 बार में करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x बराबर 1। कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व कर दो। 6x प्लस 4x कितना हो गया, 10x। 10x प्लस 3x कितना हो गया, 13x। कितना हो गया, 13x। ये -66 और -32 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। 6 और 2 8 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, -98। और ये कितना हो जाएगा, 240। सॉल्व अगर इसको करना चाहेंगे तो 13x बराबर हो जाएगा 240 प्लस 98 कितना हो जाएगा, 8 9 4 13 और ये 13। ठीक है, तो x को सॉल्व करेंगे 338/12, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, 78 यानी कि 13 6 जा, मतलब कुल मिलाकर के जो दिन लगेंगे, जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे 26 डेज। समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से देख लो, बहुत ही शानदार सवाल है ये। ठीक है, इस पूरे सेशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ किस तरह से सवाल को टैकल करना है वो सारी बातें बताई जाएंगी बहुत इत्मीनान से, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सेशन ये चलता रहेगा, हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप जो जो वीडियोस आते रहेंगी आप उनसे टच में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, पूरा सेशन फ्री है, नॉट अ सिंगल पेनी ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, आंसर बेटा था इसका 26 डेज। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल देखो। ठीक है, ये सारे CBT 1 के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 2a प्लस 5b का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे कितना है, 12 है, और ab का वैल्यू 2 है, तो 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब का वैल्यू पता करना है। देखो बेटा कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, 2a प्लस 5b कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या है, क्यूब दिख रहा है कि नहीं, क्यूब दिख रहा है, तो कहने का मतलब हमको a और b को भी क्यूब के रूप में बनाना पड़ेगा।
तो हम सिंपल से बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर देंगे दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घन। दोनों तरफ हम इसका घन कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का बेटा फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले पढ़ लो, अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ लो। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, देन ब्रैकेट में और क्या होता है, a प्लस बी। समझ में आ रहा है, इसी को अप्लाई करते हैं। a क्यूब यानी कितना हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ 2a का क्यूब प्लस 5b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए बी कितना हो जाएगा 2a इंटू 5b, और फिर उसके बाद a प्लस बी यानी कि 2a प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब बेटा होता है 1728। कितना होता है 1728। क्यूब्स 20 तक का याद रख लो, अगर नहीं याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका पता करना है, इसी का तो पता करना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो हम इसको रख देते हैं, दिस इज 8a क्यूब प्लस 125 बी क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, और 30 इंटू ए बी, 30 इंटू ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है 30, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि क्या कहते हैं कई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। और ये बेटा कितना है 2a प्लस 5b बराबर 1728 जो है उसको रहने देते हैं। देखो तो 8a क्यूब प्लस 125 बी क्यूब कितना हो जाएगा, 30 इंटू ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू दिया है 2, हमने रखा है यहाँ पे 2। 2a प्लस 5b का वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है, ये दिया गया है 12 बराबर 1728 एज इट इज। 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, और 60 इंटू 12 कितना हो जाएगा 720। ठीक है, तो देयर फोर 8a क्यूब प्लस 125 बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1728 माइनस 12 टू जा 24, 3 जा 720, हाँ दैट्स इट, मतलब ये हो जाएगा 1008। ठीक है, समझ में आ रहा है, आराम से बिना किसी हड़बड़ी के सीखेंगे। अगर चाहते हैं तो आप ये वाला स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को शायद डायरेक्ट बताऊं तो ना समझ में आए, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप लिख दिया। ठीक है, आप डायरेक्टली आप क्या कहते हैं यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो किसी दीवार पर पेंट कराने की लागत जो है 40,000 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है 8:5 है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें अगर पेंट कराने की लागत जो है वो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि प्रति वर्ग मीटर जो है वो 10 रुपये लग रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपये की लागत आ रही है, 10 रुपये का खर्चा आ रहा है, और टोटल कितना पैसा लगा है पूरा पेंट करवाने में 40,000। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, इससे पता करेंगे, मीटर स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का। तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो क्या कहते हैं जो एक यूनिट पे लग रहा है। 0 से 0 कैंसिल करें कितना 40,000 है ना, 40,000। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें कितना आ जाएगा 4,000 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ दिया है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और लेंथ और ब्रेड्थ का बेटा रेशियो कितना दिया है 8:5। तो एक को मान लेते हैं 8x, दूसरे को मान लेते हैं 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x इंटू 5x बराबर 4,000। ये 8x इंटू 5x क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। ठीक है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर और 4,000 बाई 40। तो 40 का 1 बार में जाएगा यानी कि हो गया 100। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो लंबाई हो गई बेटा कितना 8 इंटू 10, 8x कितना हो गया 80 मीटर, दिया है ना। ठीक है, क्लियर, देख पा रहे हैं आसानी से हो जा रही है चीजें। ठीक, यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये x लेके ही करना। ठीक है, बिना x लिए इसमें मत करना, जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो आप x लेके ही करिएगा, यूनिट वाला आप लफड़ा मत पालिएगा क्योंकि गलती होने की गुंजाइश है। ठीक है, प्लस माइनस वगैरह में कोई इशू नहीं, मल्टीप्लाई वाले में थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इसी चुनाव में ए और बी जो है क्रमशः 40% और 60% का मत पाते हैं। यदि कुल 3500 मत डाले जाते हैं तो ए को मिलाने वाले मतों की संख्या ज्ञात करें। कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं बस डराने के लिए, कोई इसमें फायदा नहीं है। ए को मिलने वाला बेटा मत क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। टोटल कितना है 3500, टोटल मत पड़े हैं 3500, तो ए को मिलने वाला मत कितना है, ए कितना पा रहा है बेटा 40% पा रहा है, तो सीधे सीधे इसको 40% से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो। 3500 इंटू 40% कितना हो जाएगा 40/100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा 0 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 40। 1400 जो मत हैं वो किसको मिले हैं, ए को। बी को निकालना है तो बी के लिए भी कर दो, 3500 इंटू कर दो क्या 60%, यानी कि 60/100, डबल जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 0 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 21। ठीक है, दोनों आपके पास आंसर है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, बस रेल और हवाई जहाज, ठीक है। बस यहाँ पे जल की ही कमी रह गई थी, बाकी थल और वायु दोनों का ही इसमें इस्तेमाल किया गया है। सवाल पढ़ते हैं पहले, बस रेल और हवाई जहाज के किराए का अनुपात है 5:8:12। उनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात है 3:4:5। यदि कुल कमाई इतनी है 1,07,000 रुपये, तो हवाई जहाज से होने वाली कमाई ज्ञात करें। बेटा बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो बस को मैं मान ले रहा हूँ बी, रेल को मान ले रहा हूँ आर, और ए को मान, एरोप्लेन को मान ले रहा हूँ ए। इसका देखो हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लो क्या करोगे। रेशियो इसका क्या कहते हैं, फेयर, फेयर यानी कि रुपीस, रुपीस का बेटा लागत दिया हुआ है, जो रेशियो दिया क्या दिया है 5, 8 और 12। ठीक है, रेशियो लिखो। दूसरा क्या दिया है बेटा, संख्या, संख्या यानी कि नंबर, क्वांटिटी। ठीक है, कितने नंबर में है उसका अनुपात कितना दिया है 3, 4 और 5, क्या यही दिया है। ठीक है, तो हमें पता करना है कितना पैसा हुआ, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो रुपीस जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 4 32, 12 इंटू 5 7। ठीक है, अगर कुछ कैंसिल होना है तो कैंसिल करो, नहीं हो रहा है तो जाने दो। कुछ कैंसिल तो होता दिख नहीं रहा है, तो सीधे सीधे यही रहेगा। अब देखो ये 1,07,000 इन पूरे को मिला करके 1,07,000 बन रहा है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि 1,07,000 रुपये जो है वो कितने यूनिट का वैल्यू है, इन सभी को जोड़ दो बेटा, इन सभी को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 107 यूनिट। तो ये जो पूरा का पूरा है ये 107 यूनिट का वैल्यू है, जिसका पता करना है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। हमें एरोप्लेन का पता करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 107 का एक बार में 1000 इंटू 60 कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। समझ में आया? अगर मान लो कि तुमको अगर पता करना है रेल का, तो रेल के लिए 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही 107,000 बाई 107 इंटू 32, ये अगेन वही 1000 बार में जाएगा, तो 32 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 32,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए और अहमदाबाद 60,000 रुपीज। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर भी करिएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने। ये देखिए एक शानदार सवाल है, रेशियो के ऊपर ये पूछा गया है। ठीक है, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है और सी रेशियो डी दिया है, तो हमको ए रेशियो डी पता करना है बेटा। इसके लिए बहुत ही जानदार सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कितने हैं टोटल, ए बी सी और डी, चार तरह के आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं, ए बी सी और डी, बहुत पहले बड़े प्यार से लिख दो। ठीक है, अब ए रेशियो बी बेटा कितना है 15 को, थोड़ा मैं दूसरा यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इंक को रेडी ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी कितना दिया है 15, ए रेशियो 16। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सही से तो। बी रेशियो सी, ठीक उसके नीचे ही लिखते जाना है 8:25, और सी रेशियो डी कितना दिया है 50:9, मतलब ठीक उसके नीचे ही लिखते जाना। ठीक है, कुल मिला के इतनी सी ही बात दी हुई है। ओके, अब देखो करना क्या होता है, अब देखो ये बचा है, ये बचा है, उस तरह से ये बचा है,
और उस तरह से बेटा ये बचे। ठीक है, जो जो खाली स्थान बचे पहले हम उनको देख लेते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये इतने सारे पॉइंट्स बचे हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे सीधे सीधे हम पड़ोसी धर्म निभाते हैं। पड़ोसी धर्म यानी क्या, इनके इन ब्लैंक्स के सबसे पास में कौन है, 15 है कि 16, तो आप बोले सर 16, तो 16 को बेटा हम यहाँ भी पहुँचा देंगे और इसी 16 को हम यहाँ भी पहुँचा देंगे। समझ में आया? ठीक है, उसी तरह से इस ब्लैंक के बगल में कौन है 25, तो 25 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इस वाले ब्लैंक के बगल में कौन है 8 है, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से इस ब्लैंक के बगल में कौन है 50, उसी तरह से फिर इस ब्लैंक के बगल में कौन है 50। ठीक है, तो 50 और 50 समझ में आया किस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 8 इंटू 50। ठीक है, रेशियो ये क्या है, ए बी सी डी का हम रेशियो ले रहे हैं। 16 इंटू 8 इंटू 50, फिर रेशियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि स्पेस में देखना पड़ेगा। 16 इंटू 25 इंटू 50, और लास्ट क्या है बेटा 16 इंटू 25 इंटू। अब बेटा हम इसको जो कैंसिल हो जा रहा है उसको कैंसिल करो। देखो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, रुको मैं वापस इंक को चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो आपको कैंसिल वैसे करना है जो सभी में हो। ठीक है, तो देखो 25 बन जा, 25 बन जा, 25 टू जा एंड 25 टू जा। बात समझ में आया, क्लियर है? आगे देखते हैं। ओके, हाँ देखो 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, 16 एंड 16। बात समझ में आया, कैंसिल हो गया। और कुछ है ऐसा जो है जो कैंसिल हो रहा हो? और कुछ नहीं, देखो यहाँ 15 बचा, यहाँ 16 बचा, यहाँ 50 बचा, यहाँ 9 बचा। तो कुल मिलाकर रेशियो क्या आ गया ए बी सी डी का, 15 रेशियो 16 रेशियो 50 रेशियो 9। तो हमसे बेटा पूछा है कि ए और डी का बेटा रेशियो क्या, तो ए और डी का रेशियो क्या होगा, ए को पकड़ो और डी को पकड़ो। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 15, डी का वैल्यू कितना हो गया 9, तो ए रेशियो डी बेटा कितना हो जाएगा 15 रेशियो 9। अगर मान लो तुमसे पूछा जाता कि बी रेशियो सी बताओ, तो बी रेशियो सी बता देते। बी रेशियो सी हो जाता 16 रेशियो 50। इसको और सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 225 जा। हमेशा एक बात ध्यान देनी है कि आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जो सबसे कम से कम पूरा कैंसिल करने के बाद जो बचता है आपको उसी फॉर्म में चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा 15 रेशियो 9। क्लियर है? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है, देखो इसी तरह से आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को सबसे पहला काम बेटा, एक बार थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इस बैच को ज्वाइन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा भला भी हो। ठीक है, क्वेश्चंस के कंटेंट इस तरह से लगातार आते रहे। देखो क्वेश्चन देखो बड़ा साफ सुथरा सा है, x प्लस 1/x का देखो वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू कितना दिया गया है 15। हमें पता करना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम इसी पे आते हैं। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधे सीधे फॉर्म दिख रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को तो यहाँ पे वैल्यू भी दिया गया है, कितना है 15। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो बेटा एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x अगर a होता है, ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है ठीक इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर देना। मैं क्या बोल रहा हूँ a का स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आया, मतलब पिछले वाले का स्क्वायर करके वर्ग करके 2 से कम कर देते हैं। तो वही फंडा यहाँ पे यूज करते हैं। ये कितना है x प्लस 1/x कितना है 12। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 144, और इसमें से 2 हम घटा देते हैं, 2 घटा दें कितना आ जाएगा 142।
मतलब यहाँ पे हमें कुल मिला करके क्या लिखना पड़ेगा, 142। बात समझ में आया? अब सॉल्व कर देते हैं। 142 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 1420, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, 2, 5 1 जा 5 7, ठीक है, 0 2 1 3 7 4 1 11, 2130 बेटा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो सवाल को। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब ये ज्योमेट्री से बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इस तरह के सेशन से फायदा क्या है, आप जो अपना तैयारी कर रहे हो वो तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ बेटा क्या करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट मिल रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्टअप आपका हो कि हाँ आपकी तैयारी सही चरण पे चल रही है। ठीक है, तो बाकी के लिए आप निश्चिंत रहो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते रहो, बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो एक त्रिकोण जो है वृत्ताकार घेरे के अंदर है, जिसका कि केंद्र बिंदु, ठीक है, बिंदु जो है वो क्या है, ओ है। यदि बी ए सी का कोण जो है 30 डिग्री का है, तो बी सी ओ का कोण कितना होगा? ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी सी ओ। बेटा देखो उसको सबसे पहले बना देते हैं। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, क्या है, कोई ट्रायंगल है बेटा ए बी सी। पहले हम ट्रायंगल बना दें, ठीक है, इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, और इसको बोल देता हूँ बेटा सी। ये किसी सर्कल में क्या करते हैं, सर्कल के अंदर है। ठीक है, बढ़िया आपने डायग्राम बनाओ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, ये किसी सर्कल के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, ओके, ये सर्कल है। ओके, अब इसके बाद ये बोला गया है एंगल बी ए सी जो है वो 30 डिग्री है। एंगल बी ए सी मतलब ये वाला बेटा जो एंगल है, ये बोला है कि ये 30 डिग्री का है। आपको बताना है एंगल बी सी ओ। अच्छा, ये जो सर्कल है इसका सेंटर बेटा क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, वापस हम क्या करते हैं, अपने ब्लैक पे आ जाते हैं। इसका सेंटर बेटा क्या होगा, ओ होगा, तो ओ यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, एंगल बी सी ओ, तो देखो बता रहे बी सी ओ कैसे बनाओगे। इन दोनों को सबसे पहले बी और सी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक, बी सी ओ हमें बताना है ये वाला एंगल। क्या बात समझ में आ रहा है, एंगल बी सी ओ कैसे बताएंगे बेटा, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, रेडियस। तो ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। क्यों, ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। ठीक है, इसे क्या हम त्रिज्या बोलते हैं। अब ओ बी बराबर किसके है, ओ सी के, तो जाहिर सी बात है आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल में बराबर होते हैं, तो उनके जो सामने के जो एंगल्स होते हैं, जो सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल की प्रॉपर्टी है। तो चूंकि ओ बी ओ सी के बराबर है, तो इसलिए एंगल बी भी एंगल सी के बराबर होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बेटा क्या होगा, ये वाला एंगल बेटा होगा 60 डिग्री। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि सेंटर में जो एंगल होता है वो किसी और एंगल पे जो बनाया जाता है उसका ठीक दुगना होता है। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो ओबीसी में हम बात करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बी और सी तो बराबर है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, कुछ भी ले लो, कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कि एंगल बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का बेटा वैल्यू जो हो गया, एंगल बी बराबर एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री। ऑप्शन ए हो गया। तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आपको आया होगा, ऐसा मेरा मानना है, और लॉजिक भी समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है। सेशन अच्छा लगा होगा तो बेटा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार। ठीक, इसमें थोड़ा कुछ यहाँ पे कुछ अलग ही भाषा ये आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप उसको लेकर परेशान मत होइए। ठीक है, 55% छात्र जो है वो अंग्रेजी में बेटा क्या करते हैं, पास करते हैं, और 35% जो है, ये बेटा 35% है, किसी और भाषा में आ गया। 35% छात्र जो है वो गणित में पास होते हैं। 55% छात्र जो है अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं,
इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं? 55% पास हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, वेन डायग्राम पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला मत लगाना। फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे बड़े बेवकूफ़ क्या लाओगे, फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। इसमें वेन डायग्राम से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है कि 35% छात्र जो है, कितने 35% छात्र जो है वो मैथमेटिक्स में पास होता है। मतलब मैथ्स में कितने लोग पास हो रहे हैं? 35% लोग पास हो रहे हैं, ठीक है। बोला है कि 20% स्टूडेंट अगर जो है, जो 20% स्टूडेंट है वो दोनों विषय में पास होते हैं, ठीक है। तो देखो बना लेते हैं सबसे पहले। इस तरह के सवालों को बेटा हमेशा याद रखिएगा, वेन डायग्राम से ही बनाना है, किसी और से फॉर्मूला मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग का दही अलग होगा। समझ में आ रहा है? इसको हम नाम दे देते हैं बेटा क्या, इंग्लिश, और इसको हम नाम दे देते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बोला ये 55% है, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है वो कितना है? 55%। और इस वाले पूरे का वैल्यू कितना है? 35%। ठीक, बात समझ में आ गया? यहाँ पे मत लिखना 55%, ये गलती नहीं करना है, ये टोटल है। अब बोला है कि 20% जो है वो दोनों विषय में पास हो रहे हैं। 55% ये टोटल ये पास होगा, 35% यहाँ पास होगा। तो ये बोला है बेटा कि ये जो दोनों में पास होंगे ये क्या होगा? ये है तुम्हारा 20%, इसका वैल्यू दिया गया है 20%, वो जो कि दोनों में पास हो रहा है। अच्छा ये बता, 55 में से 20 गया तो बेटा कितना बचेगा? 35%। तो इतने एरिया का जो वैल्यू है 35% हो गया, और इस एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो बच गया वो कितना है? 15%। क्लियर? अब ये तो बेटा वेन डायग्राम की बात हो गई। अब क्या बोला है कि यदि कुल फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 1200, ठीक है। तो ये बताओ कि अब सबसे पहले टोटल पास कितना है, उसको हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो टोटल पास क्या हो जाएगा? 35% प्लस 20% प्लस 15%। 35 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 हो जाएगा तुम्हारा 50, प्लस 20 कितना हो जाएगा? 70%। अगर 70% पास है तो फेल कितने होंगे? 100 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 30%। क्लियर? अब 30% यानी कि ये फेल है। तो अब सवाल पे आते हैं, देखो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ बगल में, कि 1200 क्या है? ये क्या कहते हैं? फेल होने वालों की संख्या है। तो 1200 बेटा जो है ये फेल होने वालों की संख्या, और फेल कितना है? 30%। तो पूछा है कि एग्जाम में कुल कितने लोग बैठे थे? ऑब्वियस ही बात है, टोटल पूछ रहा है कितने लोग थे, तो टोटल यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात याद रखना, पिछले क्लास में बताया है, अभी बता रहा हूँ, जो वैल्यू गिवन रहती है उसका हम परसेंटेज या उसकी यूनिट, आप जिसमें भी सॉल्व करो वो हम उसी के नीचे लिखते हैं, और जो पता करना होता है हम उसको उसके बगल में लिखते हैं, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट बेटा कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो देखो कैंसिल कर दे रहे हैं। ये 3 का 40 टाइम्स में जाएगा 120, तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा देखो इसका आंसर। आप देख सकते हो कितनी सहूलियत और सरलता के साथ यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको किसी और तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल नॉट बी द केस, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। आई थिंक थोड़ा यहाँ पे चीज़ें थोड़ा हैंग हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा हिसाब किताब ही समझ में आया होगा। तो फिर कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा रहा सेशन, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? क्लियर? एक सेकंड थोड़ा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। क्या हो गया है? ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको ये सेशन आज का समझ में आया होगा बेटा, ठीक है ना। और फिर हम मिलेंगे दूसरे सेशन में। तब तक के लिए क्या करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक। और इसी तरह से डेली प्रैक्टिस करते रहिए, एंड कमेंट ज़रूर करना कि आप कैसा लगा, ओके। ओके, सो दैट वाज ऑल टुडे फॉर द सेशन। कमेंट जरूर करना कि बच्चों कैसा आपको लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।